हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ लिया था। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल करने अपने को बाकी है, तो उसके न्यूमेरिकल करने अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो इसके लगभग अपने पास 4 से 5 न्यूमेरिकल रहेंगे। ठीक है, और वो सारे मैं लिख देता हूँ, उसके बाद उनको अपने वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है अपने पास, ये अपने पास आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, आरपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन, आरपीएससी। ठीक है, तो ये है एक पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम, a particle of mass 1 gram is suspended है। ठीक है, डी डी है लास्ट में, सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 10 न्यूटन प्रति मीटर, 10 न्यूटन प्रति मीटर, एंड अलाउड टू ऑसिलेट, एंड अलाउड टू oscillate allowed to oscillate simple harmonically treating it as treating it as a quantum mechanical system, treating it as a quantum mechanical system. What is its 0 point energy? What is its 0 point एनर्जी? देखो क्वेश्चन में आपको लिखवाने के बाद आप खुद से ट्राई करो, है ना। आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो कि आपसे खुद से होता है क्या। जब आपसे नहीं होगा तो आप आकर के वीडियो सोल्यूशन देख लेना, डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखो। ओके, इसकी जो ऑप्शन है वो अपने पास है 10.5 गुना 10 की घात -31। ऑप्शन नंबर बी 10.5 गुना 10 की घात -27। सी है 5.25 गुना 10 की घात -31, या फिर 5.5 गुना 5.25 गुना 10 की घात -33। और ये सारी जो एनर्जी आपको पूछी है ना, वो किस में पूछी है? जूल में पूछी है। ओके, इन जूल, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। इसको अपने करेंगे, पर इससे पहले अपने बाकी के क्वेश्चन और लिख लेते हैं। ठीक है, एक साथ ही करेंगे फिर उनको। सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैलकुलेट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड कैलकुलेट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड 0 point एनर्जी एंड 0 point एनर्जी ऑफ HF19 molecule 19 molecule having force constant 956 न्यूटन प्रति मीटर। क्या निकालना है? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन करेगा, एंड 0 point एनर्जी। जहां आपको 0 point एनर्जी दिख जाए ना, आप समझ जाना वहां पे आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी की जो लोएस्ट एनर्जी है उनकी भी ठीक है, आप 0 point एनर्जी कह सकते हो, पर ये स्पेसिफिकली जो वर्ड है ना, ये अपने पास हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ही आता है। ठीक है, तो इस चीज का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे। जहां आपको 0 point एनर्जी दिखे वहां पे हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो 0 point एनर्जी है 1/2 h का ओमेगा, उसकी तरफ जाएंगे। इसके ऑप्शन है अपने पास 1.24 गुणा 10 की घात -10 की घात +14, सेकेंड इनवर्स 4.11 गुणा 10 की घात -20 जूल। बी ऑप्शन आपके पास है 4.11 गुणा 10 की घात -16
और 1.24 गुणा 10 की घात 12, और सी ऑप्शन है अपने पास 1.24 गुणा 10 की घात 5 सेकेंड इनवर्स कोमा 4.11 गुणा 10 की घात -25 जूल। डी ऑप्शन है अपने पास 4.11 गुणा 10 की घात -20, और ये 1.24 गुणा 10 की घात 14। ठीक है, ये जूल है, तो ये भी जूल और ये भी जूल है। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। आप ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 नंबर क्वेश्चन लिख दो और उनके नीचे ऐसे लिख देना आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, इस तरीके से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ये क्वेश्चन आरपीएससी का है, ठीक है ना, आरपीएस में आया हुआ है ये क्वेश्चन अपने पास। फॉर ए क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, फॉर ए क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर इन इट्स ग्राउंड। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो ये जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना मैं, उस टाइम इनकी हिंदी बता दूंगा, ठीक है, तो आप उस जगह से भी थोड़ा और आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अच्छी हो जाएगी अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, फिजिक्स में जो लैंग्वेज आती है ना, वो अपने पास इंग्लिश ही बेटर रहती है। बाकी जब आप एग्जाम करो तब आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपने टेस्ट में प्रैक्टिस होती है और जो मेन जो एग्जाम होगा उसमें होती है ना, दोनों ही जगह आपको बायलैंग्वेज पेपर मिलता है। ओ फाइंडिंग, ओ फाइंडिंग द पार्टिकल, फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन इट्स, विद इन इट्स क्लासिकल लिमिट्स, विद इन इट्स क्लासिकल लिमिट्स। ऑप्शन ये रहे 16%, बी हो जाएगा 84%, सी हो जाएगा अपने पास 50%, और डी हो जाएगा अपने पास 75%। ठीक है, ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास वो है एक क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक, ये भी अपने पास आरपीएससी में आया हुआ है। ओके, आरपीएससी क्वेश्चन देखो क्या है। ए क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इन ए क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट। फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है आपको? फाइंड आउट, पहला है मीन या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, मीन वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन कोमा मोमेंटम, पोजीशन कोमा मोमेंटम, मोमेंटम कोमा एक्स स्क्वायर कोमा पी एक्स स्क्वायर कोमा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब इन सब की आपको क्या करनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। किसकी? पोजीशन की निकालनी है, मोमेंटम की निकालनी है, एक्स स्क्वायर की निकालनी है, पी एक्स स्क्वायर की निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी की निकालनी है, और पोटेंशियल एनर्जी की निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी कोमा पोटेंशियल एनर्जी कोमा एक्स क्यूब कोमा पी एक्स क्यूब, आपको इन सब की क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये अपने सारे के सारे क्वेश्चन अपन ने लिख लिए, इनको वन बाय वन करके सोल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ। पहला क्वेश्चन देखो क्या है अपने पास। ए पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम, एक पार्टिकल इसका मास कितना है, 1 ग्राम है, और इसको सस्पेंडेड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग, इसको सस्पेंड किया गया है एक स्प्रिंग से, जिसका फोर्स कांस्टेंट कितना है, 10 न्यूटन प्रति मीटर है। तो इसका जो मास है वो कितना है, मास है 1 ग्राम। 1 ग्राम कितना होता है, 10 की घात -3 kg होता है। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट कितना है, 10 न्यूटन प्रति मीटर, तो जो के है वो अपने पास कितना है, 10 न्यूटन प्रति मीटर है। एंड अलाउड टू ओसिलेट सिंपल हार्मोनिकली।
ठीक है, ये क्या करता है, ऑसिलेशन करता है सिंपल हार्मोनिकली, ठीक है। ट्रीटिंग इट एज ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, इसको क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम मानते हुए व्हाट इज इट्स जीरो पॉइंट एनर्जी, इसकी जीरो पॉइंट एनर्जी जो है वो क्या होगी, देखो जो जीरो पॉइंट एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 1/2 एच कट है ओमेगा। ओमेगा का मान आपके पास नहीं है, एच कट का तो ठीक है कॉन्स्टेंट ही होता है, आपको गिवन भी होगा, ये आप याद भी रख सकते हैं, 6.62 बटा एच अपॉन 2 पाई, ये लो गुणा 10 की घात माइनस से 34 जूल सेकंड। सॉल्यूशन करोगे तो भाग दोगे तो 1.05 गुणा 10 की घात माइनस से 34, ठीक है, जूल इंटू सेकंड। अब देखो ओमेगा का मान अपने पास नहीं है, के का मान है, एम का मान है, तो जो के होता है वो क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा बराबर क्या आ गया, के बटा एम का रूट। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, एच कट का मान 1.05 गुणा 10 की घात माइनस से 34, ओमेगा का मान हो जाएगा रूट के बाय एम। के का मान कितना है अपने पास, के का मान दे रखा है 10 बाय एम का मान कितना है 10 की घात माइनस से 3। सॉल्यूशन कर लो, करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 में 2 का भाग दो क्या बचेगा, 0.5, 5 बचेगा, इसको 0 बचेगा और इसको फिर से 2 बचेगा, ठीक है ना। इसका तो हो गया 10 का बच गया 5 और इसका बचेगा 2.5, ठीक है, तो ये बचेगा 0.525, ओके, गुणा 10 की घात माइनस से 34, और ये क्या बचा 10 बाय 10 की घात माइनस 3, तो ऊपर आएगा 10 की घात माइनस से 10 ऊपर है और ये ऊपर जाएगा तो 3 और तो 4, 10 की घात 4 है, रूट करोगे 10 की घात है 2, तो ये अपने पास आ गया 0.525 गुणा 10 की घात माइनस से 32, या ये हो गया अपने पास 5.25 गुणा 10 की घात माइनस से 33, है ना। एक इधर लाओगे तो एक और तो हो जाएगा, तो -33 हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ HF19 मॉलिक्यूल हैविंग फोर्स कांस्टेंट 956 न्यूटन प्रति मीटर। जो फोर्स कांस्टेंट है के आपको कितना दिया गया है, 956 न्यूटन प्रति मीटर दिया गया है, ये मॉलिक्यूल है, तो यहाँ जो मास लगेगा ना वो कौन सा आएगा, रिड्यूस्ड मास आएगा, ठीक है ना, रिड्यूस्ड मास, जिसे आप कहते हो समानित द्रव्यमान हिंदी में, है ना, समानित द्रव्यमान। समानित द्रव्यमान क्या होता है, जब दो पार्टिकल मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं तो उनका कंबाइन जो मास लेते हैं अपने, ठीक है ना, वो कहलाता है समानित द्रव्यमान। जो समानित द्रव्यमान है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों के मास का गुणा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन का मास इंटू फ्लोरीन का मास बटा हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन, ऐसे कैलकुलेट इसको करते हैं। तो करो, हाइड्रोजन का मास कितना था अपने पास, हाइड्रोजन का मास अपने पास था 1 गुणा फ्लोरीन का कितना होता है 19 दे रखा है तो 19, पर ये होता क्या है, एमपी होता है, समझ रहे हो, प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणा में आता है इसके, तो ये एमपी इंटू एमपी, एमपी का स्क्वायर, नीचे ये इसका द्रव्यमान 1 और इसका 19, साथ में एमपी होता है तो बाहर क्या आ जाएगा, एमपी, एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये एएमयू में होता है, आप ऐसे कह सकते हो 1 एएमयू, 19 एएमयू या 19 यू जो आप कहते हो, बाहर निकालोगे तो यू का स्क्वायर और एक यू क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो एमपी का स्क्वायर और नीचे क्या है कॉमन लोगे तो एमपी, एमपी से एमपी गया, तो ये आ गया अपने पास 19/20 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की घात माइनस से 27 केजी। ये जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है ये आपको दिया हुआ आ सकता है, पर आपको याद भी ये होना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है इतनी बेसिक चीज है कि आपको याद ये होना चाहिए, ओके। तो ये अपने पास क्या आ गया, रिड्यूस मास आ गया, म्यू का मान आ गया, कह दो एम का मान आ गया, ठीक है। अब देखो 19/20 है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको आप एक भी ले लोगे तो, ठीक है, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा इससे, क्योंकि कैलकुलेशन हमेशा इजी मिलती है आपको। निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो के बराबर क्या था, एम ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा बराबर क्या आ गया, रूट के बाय एम, ओके। और ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई न्यू, तो यहां से न्यू निकालोगे तो 2 पाई चला जाएगा नीचे, तो 2 पाई के बाय एम, पुट द वैल्यूज, क्या आ जाएगा, न्यू बराबर 1/2 पाई रूट ऑफ क्या है अपने पास, के बाय एम, के का मान कितना है 956, तो 956 बाय एम कितना है, एम है, इसको छोड़ दो आप, इसको छोड़ देते हैं ना, 19/20 को एक ही हो गया, तो 167 10 की माइनस 27, 167 10 की माइनस से 27, कैलकुलेशन करो कितना आएगा, करोगे तो देखो, मैं मोबाइल से कर लूं कैलकुलेशन, आप खुद से कर लो, कर लेना, है ना। आप ट्राई करना कैलकुलेटर अवॉइड करो, क्योंकि आपको अभी तो मत कैलकुलेटर अवॉइड करो, जब टेस्ट दो ना तब अवॉइड करना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, यूज भी कर लोगे तो ये आ गया अपने पास 572 रूट 572 गुणा 10 की घात 27 1/2 पाई, 1/2 इंटू 3.14, और 572 है, ये 27 है, इसको कितना कर दो 28 कर दो, इसको 57 कर दो,
ठीक है। 57 का रूट देख लो क्या आता है, 57 का रूट आता है 7.5। ये 28 हो गया तो 28 का रूट है 14 भाग 2 गुणा 3.1 लगभग 7 ही आएगा ना, 3 दूनी 6 एक साथ, तो ये 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा गुणा 10 की घात 14। देख लो कहाँ आंसर आपका, 10 की घात कितना है 14। ये रहा ऑप्शन नंबर 1। इस देखो ऑप्शन नंबर 1 से ही आपका काम बन गया, न्यू आ गया ना, कोई ऑप्शन और मैच हो ही नहीं रहा, तो इससे काम बन जाएगा। लेकिन अपने क्या करेंगे, बाकी भी चीज भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अपने पास न्यू कितना आ गया 1 पॉइंट कुछ, इसका आंसर देखो मैच हो गया 1.24 गुणा 10 की घात क्या आ गया 14। और ये किस में आता है, हल्टन में कह दो या सेकंड इनवर्स में कह दो, एक ही बात है। अब क्या निकालनी है, देखो 0 पॉइंट एनर्जी पूछी है, तो 0 पॉइंट एनर्जी जो होती है ई नोट क्या होती है 1/2 एच न्यू, 1/2 का 1/2 न्यू का मान सॉरी एच का मान 6.62 गुणा 10 की माइनस है 34 और यहाँ 1.24 10 की घात है 14, काटोगे इससे तो ये आएगा 3.31 और यहाँ देखो 12, ये 1.25 मान लो, ठीक है। 1.25 का गुणा इसे करोगे तो देखो ये 3 होता तो ये आता 3, 3 दूनी 6 मतलब 25 3 75 और 3 मतलब 3.25, थोड़ा ज्यादा कर लो 5 के लगभग कर लो तो ये आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात 34 और 10 14, तो ये बचेगा 20, 5 गुणा 10 की घात -20 इसके लगभग। ये देखो ये आपका आंसर एग्जैक्टली मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वैसे तो रिजल्ट जो है ना आपको रटना है, ठीक है ना, रटना है। ये क्यों रटना है, मैंने थ्योरी में भी आपको बताया था, ये डायरेक्टली रिजल्ट पूछ लेते हैं, फिर भी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं अपने ये भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है अपने पास, फॉर ए क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर इन इट्स ग्राउंड स्टेट, जब क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन इट्स क्लासिकल लिमिट। क्लासिकल लिमिट क्या थी, मान लो इसकी एनर्जी ये है और ये क्या है इसकी अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, तो ये जो पॉइंट है ना ये क्या है इसकी क्लासिकल लिमिट है। अगर आप इसको अल्फा मानते हो या ए मानते हो, ए मानते हो तो जो पार्टिकल है वो माइनस ए से लेकर के, ये क्या है माइनस ए प्लस ए, तो माइनस ए से लेकर के प्लस ए के बीच पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये कहलाता है आपकी क्लासिकल लिमिट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ग्राउंड स्टेट में होती है 84% और बाहर होती है 16%। आप ध्यान रखेंगे ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है 84% अंदर और 16% है बाहर। जबकि हाइड्रोजन एटम जब आप पढ़ोगे, हाइड्रोजन एटम पढ़ोगे उसमें उल्टा हो जाता है, अंदर वाला क्या हो जाता है और बाहर वाला ज्यादा। ये रिजल्ट भी आप याद रखना, वहां होता है शायद 32 और 68 ऐसा कुछ, तो अंदर कम होती है 32 होती है और बाहर 68% होती है। ये कब है, ये एच एटम की ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में वो रेडियस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। वो आएगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे, आ जाएगा अपने पास लगभग अगले लेक्चर में, इसी लेक्चर में आ जाएगा, ठीक है। तो वहां अपने पास वो रेडियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 32% ही होती है, ठीक है। वो वहीं डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ अपने पास हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात चल रही है, ये मैंने क्वेश्चन गलती से इरेज कर दिया, ठीक है। इसको दोबारा नहीं लिखूंगा, आप देख के लिख लेना, ठीक है ना। ये अपने पास क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो अपने पास ऑसिलेटर है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना लास्ट है क्या, नहीं लास्ट नहीं है, 3 नंबर है, ओके 3 नंबर है, तो इसका आंसर नंबर 3 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन आप दोबारा लिख लेना। क्वेश्चन क्या कहता है, अपने पास इस लिमिट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ये आपका क्या है माइनस का है, ये है प्लस का है, तो इसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। पहले तो आपको ये टर्निंग पॉइंट याद करने पड़ेंगे। ये टर्निंग पॉइंट क्या कहते हैं, ये टर्निंग पॉइंट कहते हैं कि इन पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी है ना आपकी वो किसके इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इन पॉइंट के ऊपर देखो, जब ग्राउंड स्टेट में है तो इसकी एनर्जी कितनी होती है, ग्राउंड स्टेट में जब आपका पार्टिकल है ना तो उसकी एनर्जी कितनी है 1/2 एच कट ओमेगा है, ओके एच कट ओमेगा है अपने पास। और यहाँ जो पार्टिकल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या जिसको आप बोल दो 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लो एक्स की वैल्यू ज्ञात, जो एक्स की वैल्यू आएगी ना आपके पास वही क्या होंगे, इनके मान होंगे, क्योंकि प्लस माइनस ए दोनों क्या है एक्स का मान ही तो है इन पॉइंट के ऊपर, है ना। तो इन ये पॉइंट कौन से है, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी इक्वल कर दो पोटेंशियल एनर्जी की, क्यों, क्योंकि इन पॉइंट पे क्या है पोटेंशियल और जो आपकी टोटल एनर्जी क्या है इक्वल है। करो इसको इक्वल, इसको इक्वल करके सोल्व करो, इसको इक्वल करके जब आप सोल्व करोगे तो करके देखो क्या आएगा अपने पास, और इस पॉइंट के ऊपर करो, इसको सोल्व करो, छोड़ो बाकी बातें, सोल्व करो, देखो क्या आ जाएगा यहाँ से। एक्स का मान आपका आ गया 1/2 से 1/2 गया, ये आ गया एच कट ओमेगा अपॉन के बराबर आ गया एक्स का स्क्वायर, या एक्स बराबर आ गया रूट ऑफ एच कट ओमेगा अपॉन के, ठीक है। ये आपको प्लस माइनस रखना है, इट के चाहो तो मान भी रख दो,
आपके पास अल्फा कितना था, अल्फा लिखाया था मैंने आपको, एक आपको याद हो तो अल्फा लिखाया था ना, अल्फा का मान कितना था, रूट ऑफ एम ओमेगा, एम ओमेगा अपोन एच कट। ठीक है, अल्फा का मान क्या था, एम ओमेगा अपोन एच कट था, तो यहां से इसे लिखा है क्या, एच कट ओमेगा अपोन के। तो रख के देखो मान, के का मान रखना, एम ओमेगा स्क्वायर होता है के का मान, एम ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा से ओमेगा गया तो क्या आ गया, प्लस माइनस रूट ऑफ एच बटा एम ओमेगा। अब देखो ये अल्फा है, ये इसका उल्टा अल्फा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन बाय अल्फा। तो इसकी जो लिमिट थी ये वाली, यहां से लेके ये वाली कितनी हो गई, वन बाय अल्फा माइनस का, ठीक है, और वन बाय अल्फा प्लस का। इस लिमिट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी देखनी है, और अल्फा का मान आपके पास ये है। ओके, अब आप इसको प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हो, अपने तरीके से, नेचुरल तरीके से निकालते हो, निकालो क्या आ जाएगा, वन बाय अल्फा माइनस का, वन बाय अल्फा प्लस का, इसके अंदर क्या करो, साई स्टार साई, कौन सा वाला लगेगा, जीएस वाला, ग्राउंड स्टेट में देखना है, डी एक्स, यही तो है, और कुछ तो है नहीं, तो वेव फंक्शन लिखो, वन बाय अल्फा, वन प्लस अल्फा। ओके, साई स्टार साई करो, साई का मान कितना था ग्राउंड स्टेट के अंदर, देखो जाके, ग्राउंड स्टेट में वेव फंक्शन लिखा था हमने, वो कितना आया था, वो अपने पास आया था रूट पाई बाय अल्फा, रूट अल्फा अपॉन इधर रूट पाई, और ये तो आ गया रूट में सारा, और ई टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू। ओके, ये अपने पास साई, साई करो साई स्टार करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आयोटा इसमें आनी। ठीक है, तो अपने पास साई दूसरा लिखोगे वो भी क्या होगा, सेम ही आएगा, तो इसी क्या कर दो स्क्वायर, और इसे क्या निकालो डीएक्स। ठीक है, इसको सोल्व करना, आप इसको सोल्व करोगे आप, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ई है, सोल्व कर दूं थोड़ा, लो कर ही देता हूँ आपको, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा रूट पाई, और ये स्क्वायर होगी तो ये कट जाएगा, ये बनेगा ई टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू, टू हट जाएगा ना, दो से गुना होगा तो ये इतना बचेगा, इसका करना है समाकलन, माइनस वन बाय अल्फा से प्लस वन बाय अल्फा डीएक्स करो तो, पाई अल्फा बाय रूट पाई, इसका करो समाकलन क्या आएगा, इसका समाकलन ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स। ठीक है, जो एक्स्ट्रा होता है वो कहाँ जाता है, नीचे, तो ये जाएगा नीचे, माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर का क्या होता है, टू एक्स। ठीक है, ये समाकलन कर दिया, एक्स की वैल्यू पुट करनी है, अब कितनी होगी, माइनस वन बाय अल्फा और प्लस वन बाय अल्फा, करो तो वैल्यू पुट करो, अल्फा पुट करोगे यहाँ पे तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर, और नीचे माइनस का अल्फा स्क्वायर दो गुना वन बाय अल्फा, माइनस में लिखोगे तो ये तो सेम ही बनेगा, अल्फा स्क्वायर वन बाय अल्फा स्क्वायर है ना, और नीचे ये बन जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर दो गुना माइनस वन बाय अल्फा है ना, तो ये बनेगा वन बाय अल्फा। ठीक है, सोल्व करो दोनों को, क्या बनेगा, ये तो कट गया, ई की पावर माइनस एक, ये भी ई की पावर माइनस एक, और अल्फा से अल्फा गया, अल्फा से अल्फा गया। ठीक है, इस और यहाँ बार अल्फा आई, तो इस अल्फा से भी ये अल्फा गया और ये अल्फा गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ कांस्टेंट बचे, रूट पाई कांस्टेंट है, ई की पावर वन या ई की पावर माइनस वन कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है। ठीक है, टू कांस्टेंट है, सारे के सारे कांस्टेंट है, इसको सोल्व करोगे ये आपके पास कितना आएगा, 0.84 आएगा, कितना आएगा, 0.84 आएगा, मतलब इसके अंदर पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.84 है, या आप कह दो प्रतिशत में चाहिए, आपको क्या चाहिए, प्रतिशत में चाहिए, तो इसको क्या करो 100% से गुणा कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 84%। ठीक है, ये आपके पास आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, याद रख लेना है ना, अंदर पाई जाने की 84% है क्लासिकल लिमिट में, और बाहर पाई जाने की 16% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, ए क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में है, तो अपने को क्या निकालना है, मीन, मीन या एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अपने को जो क्या बोलते हो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं वो निकालनी है। ठीक है ना, किसकी पोजीशन की निकालनी है, मोमेंटम की निकालनी है। अब आपको पता है जब भी इसकी पावर ओड होगी आपको क्या निकालना है, एक तो एक्स निकालना है, ठीक है, एक मोमेंटम की निकालनी है तो ये निकालना है, इसके अलावा क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन निकालना है, और बताओ पी स्क्वायर का निकालना है, ठीक है, और बताओ पी स्क्वायर बाय 2m का निकालना है, ठीक है, और बताओ पोटेंशियल एनर्जी का निकालना है, 1/2 कि एक्स स्क्वायर आता है ना, इसका निकालना है, और एक्स क्यूब का भी निकालना है, और एक्स की क्यूब का भी निकालना है। देखो मैंने आपको बताया था जब भी पावर ओड होगी तो उसका एक्सपेक्टेशन चाहे एक्स हो चाहे पी हो क्या आएगा, जीरो। तो ये भी ओड पावर है, इसी भी ओड पावर है, तो इसका जीरो, इसका जीरो, और इसका भी जीरो, और ये जो एक्स क्यूब वाला इसका भी जीरो, तो ये चारों तो हो गई जीरो, इनका बचा है अब, है ना, इनका एक्सपेक्टेशन बचा है। अब एक्स स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन का आपको ट्रिक लिखाई थी, वो ट्रिक देखो क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या था, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन था एन प्लस वन बाय टू एच कट बाय एम ओमेगा, और इधर था एन प्लस वन बाय टू एच एम एच कट ओमेगा। ठीक है, तो इधर क्या है, एच कट बाय एम ओमेगा, तो आ जाओ
क्या बन जाएगा, एच कट बाय एम ओमेगा। ठीक है, करो तो एन का मान ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या होता है, एन इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो करोगे तो कितना बन गया, इतना बन गया। ये आ गई एक्सपेक्टेशन वैल्यू। पी एक्स स्क्र का एक्सपेक्टेशन क्या आता है ग्राउंड स्टेट में, वन प्लस वन बाई टू, और साथ में क्या आता है, साथ में आता था अपने पास एम एच कट ओमेगा। क्या आता था, एम एच कट ओमेगा। ओके, एम एच कट ओमेगा, एन का मान जीरो ग्राउंड स्टेट के लिए, तो 1/2 एम एच कट ओमेगा। ठीक है, अब क्या चाहिए, पोटेंशियल का चाहिए या काइनेटिक एनर्जी का चाहिए। सबसे पहले पोटेंशियल का चाहिए, है ना, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, ये एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका एक्सपेक्टेशन चाहिए। तो जो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन आए ना, उसको कितना गुना कर दो, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर कर दो, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन एच कट एम ओमेगा। ठीक है, सॉल्यूशन करो, एम ओमेगा से ओमेगा गया, एच कट से एच कट गया, तो ये आ गया अपने पास 1/4 एच कट ओमेगा। ओके, और इसी के साथ पी, या फिर अपने पास काइनेटिक एनर्जी का आपको एक्सपेक्टेशन चाहिए, तो वो कितना आता है, पी एक्स स्क्वायर बाय 2m, पी एक्स स्क्वायर ये रहा, क्या करो, इसके साथ गुना किसका कर दो, 2m का भाग दे दो, 1/2m, तो ये बन जाएगा 1/4, m से m गया, ये आ जाएगा एच कट ओमेगा। ठीक है, तो अपने पास चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे अपने पास क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों का जो एक्सपेक्टेशन आता है किसके अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या आता है, इक्वल आता है। क्या आता है, इक्वल आता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से पता चल गई। ठीक है, अगर टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछ लेता तो क्या आता, ये आता के ई का एक्सपेक्टेशन प्लस पी का एक्सपेक्टेशन, मतलब काइनेटिक का और पोटेंशियल का एक्सपेक्टेशन। ये कितना है, 1/4 एच कट ओमेगा, और ये कितना आता, 1/4 एच कट ओमेगा। टोटल कितनी आ गई, एच कट ओमेगा, टोटल एनर्जी कितनी होती है ग्राउंड स्टेट में, इतनी होती है। बस यही चीज है। ओके, इसी के साथ अपना जो हार्मोनिक ऑसिलेटर टॉपिक है ना, वो कंप्लीटली यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो देखो, वो है अपने पास टाइम इंडिपेंडेंट। एक बार हेडिंग लिखो आप, फिर मैं बताता हूं आपको। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट एंड स्पेरिकल कोऑर्डिनेट एंड हाइड्रोजन एटम। देखो, अपने पास अगला जो टॉपिक है वो क्या है, अपने पास जो अपने पास श्रोडिंगर इक्वेशन आती है ना, उसको अपने स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर कैसे लिखेंगे। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स मतलब जो गोलीय निर्देशांक होते हैं उनमें कैसे लिखेंगे, और हाइड्रोजन एटम के बारे में भी अपने यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपके जो 12th क्लास है उसके अंदर एक चैप्टर लगता है एटम, पर अपना जो आरपीएससी का सिलेबस मेंशन करती है आरपीएससी, उसके अंदर एटम चैप्टर नहीं दिया गया। ठीक है, तो 12th के अंदर जो एटम है वो अपने नहीं आएगा, पर जो बीएससी वाला पोर्शन है उसके अंदर से अपने एटम में आएगा। ठीक है, तो अपने जो 12th वाला रह गया ना, उसकी मेन मेन चीजें यहाँ भी पढ़ लेंगे, जो काम आपकी चीजें आनी है। ठीक है, वो चीजें मेन मेन भी यहाँ भी पढ़ लेंगे। ओके, तो इसकी आप हिंदी मीडियम में हेडिंग डाल दो, गोलीय निर्देशांकों में, गोलीय निर्देशांकों में काल अनाश्रित, गोलीय निर्देशांकों में काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, श्रोडिंगर समीकरण तथा तथा हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु। देखो अपने पास, अपने क्या करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है अपने पास क्या थी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बताइए आपको, है ना, क्या थी ये, माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई बराबर ई साई। इसमें देखो, ये ठीक है, अपने को जब अपने पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वहां साई किस में था, एक्स में था, यहाँ साई किस में हो जाएगा, आर थीटा फाई में हो जाएगा। ठीक है, जब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, जिस प्रकार अपने पास कार्टिशियन, ये मैं शायद बात कर चुका हूँ 11th 12th के क्रैश कोर्स में, यूट्यूब पे आप जरूर देखना। कार्टिशियन के अंदर ये होता है एक्स वाई जेड। जब आप स्फेरिकल में आते हो, मतलब गोलीय निर्देशांक में जब आते हो, तो यहाँ अपने पास कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं आर थीटा फाई। तीसरा जो अपने पास होता है वो होता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल में अपने पास क्या आता है, सिलेंड्रिकल में अपने जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो आते हैं एस फाई जेड।
ठीक है। तो जो अपने पास डेल स्क्वायर है ना, डेल स्क्वायर जो है उसको अगर आप इसमें लिखोगे तो आपकी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो किसमें बन जाएगी, कार्टेशियन में बन जाएगी। इसमें लिखोगे तो स्फेरिकल में बन जाएगी, इसमें लिखोगे तो सिलेंड्रिकल में बन जाएगी। ठीक है ना। अगर आपको डेल स्क्वायर लिखना आना चाहिए, कार्टेशियन में लिख दोगे तो कार्टेशियन इक्वेशन है, स्फेरिकल में लिख दोगे तो स्फेरिकल इक्वेशन है, और सिलेंड्रिकल में लिख दोगे तो सिलेंड्रिकल इक्वेशन है। ठीक है। और जो आपका स्फेरिकल होता है इसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, आर थीटा फाई। इसमें से अगर 2 कोऑर्डिनेट हो, आर और थीटा सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट हो, तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है तो ये बनता है पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बनता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है अपने पास। ठीक है। आर थीटा हो फाई ना हो तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। डेल स्क्वायर को आप जिसमें लिखोगे वैसी अपनी इक्वेशन है आ जाएगी। ओके। और अपने पास एक से दो बातें और सुनो कि हाँ इसके साथ साथ भी जरूरी है कि जो आपका v है ना वो भी उसी कोऑर्डिनेट के अंदर हो और साई भी उसी कोऑर्डिनेट में हो। जैसे अपने स्फेरिकल की बात कर रहे हैं तो साई भी आपका कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल के बारे में ही होना चाहिए। ओके। मैं आपको लिखवाता उतना ही हूँ जितना आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, समझाता ज्यादा हूँ ताकि समझाऊंगा तो चीजें ढंग से याद हो जाएगी। ओके। अब लिखना स्टार्ट करें। देखो लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले अपने पास लिखने से पहले जरूरी है आप समझो स्फेरिकल हार्मोनिक, सॉरी स्फेरिकल, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को। क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके अंदर जितनी जरूरत है ना वो तो मैं यहाँ बता दूंगा और आपको 200% समझ में आ ही जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है और रहता है कि सर मुझे तो ये और डिटेल में पढ़ना है, तो आपको यूट्यूब पर इसकी बहुत सारी वीडियो मिलेंगी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के, इसको समझ लेना ढंग से, वहां जाके आपकी यहाँ की चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके। बाकी मैं यहाँ बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आपको कोई डाउट रहेगा नहीं। ओके। पर मैं इसको पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स जो एमएससी वाली होती है, नेट वाली होती है, उसमें लेके नहीं जाने वाला। ओके। तो देखो अपने पास जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, उसमें अपने पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, आर थीटा और फाई। ठीक है। जैसे कि अपने पास इस तरीके से ये होता है वाई एक्सेस और ये इसके लंबवत चलता है एक्स एक्सेस, जो ऊपर की तरफ है ये है अपने पास जेड एक्सेस। ठीक है। जो अपनी पूरी क्वांटम मैकेनिक्स है, जो अपनी पूरी फिजिक्स है ना, उसके अंदर इंटेंसली जो जेड है, ठीक है, चीर सम्मत तरीके से चलता ही आ रहा है ये, कि जो पहला अक्ष है ना सामने वाला ऊपर वाला, उसको जेड एक्सिस लेते हैं। कौन सा लेते हैं, जेड एक्सिस लेते हैं। कोऑर्डिनेट अपने पास ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स बार तरफ है, एक्स कहाँ है, मेरी तरफ है, तो एक्स से वाई की तरफ जाओगे ऊपर का क्या होगा अपने पास है, जेड होगा। ठीक है। तो एक्स से वाई की तरफ जाओगे तो ऊपर की तरफ क्या रहेगा अपने पास, हमेशा जेड रहेगा। अब देखो यहाँ एक पार्टिकल है इनके बीच में, एक पार्टिकल है इनके बीच में, ये अपने पास क्या है, मूल बिंदु है 0 0 0। आपने 0 0 0 को इस जेड से इससे मिलाया, ये मान लो पी पॉइंट है। ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है आर थीटा फाई। ये बताता हूँ आर थीटा फाई क्या है। इसको आप पी बिंदु को आपने यहां से मिला दिया तो ये वेक्टर क्या हो गया, ओपी वेक्टर हो गया। ये जो ओपी वेक्टर है इसका जेड के साथ जो कोण है वो कितना है, थीटा है। जेड के साथ इसका कोण कितना है, थीटा है। ठीक है। तो जेड के साथ कोण थीटा बनाएगा। ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये सपोज दैट ये अपने पास है आर, है ना, 0 से लेकर के पी के बीच की दूरी कितनी है, आर है, और ये थीटा है। तो ये यहाँ कितना आ जाएगा, आर कोस थीटा। कितना आएगा, आर कोस थीटा। अब ये कैसे है, देखो जेड मेरे पास ऊपर है सामने, वाई मेरे पास यहाँ है। ठीक है। और जो एक्स है वो मेरी मुंह की तरफ है, समझ रहे हो, एक्स वाई जेड इस तरीके से। वो पार्टिकल है वो कहाँ है अपना, वो पार्टिकल ऐसे है, समझ रहे हो, ऐसे है। अभी जो पार्टिकल है वो जेड के साथ कितना कोण बना रहा है अपने पास, थीटा कोण बना रहा है, कितना, थीटा। तो ये अगर आर है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, आर है कोस थीटा। और दूसरी साइड जाओगे, नीचे की तरफ आओगे, एक्स वाई प्लेन में, वाई एक्स प्लेन में आ गए आप, तो ये जो लाइन बनेगी, समझ रहे हो, ये यहाँ है। तो ये यहाँ जो बनेगा ना, वो कौन सा कंपोनेंट बनेगा आर का, आर कोस थीटा बनेगा, समझ रहे हो। इसकी जो यहाँ छाया बनेगी, ये जो आर वाला आपका है, इसकी जो यहाँ छाया बनेगी ये कितनी है, आर साइन थीटा है, समझ रहे हो। जो आर था इसका आर कोस थीटा यहाँ है और आर साइन थीटा ही है। जब वो आर साइन थीटा आ गया अपने पास, ये एक्स के साथ जो कोण बनाएगा वो कितना है, फाई है। तीनों कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए। थीटा कौन सा कोण है कि जो आर था वो जेड के साथ जो कोण बना रहा है वो कितना है, थीटा है। ओके। तो ये आर कोस थीटा, ये आर साइन थीटा, ये एक्स के साथ जो कोण बना रहा है वो फाई। ठीक है। तो ये आर कोस थीटा है, इधर फाई कोण है, तो ये कितना हो गया, आर कोस थीटा कोस फाई। ये अपने पास कितना आ गया, आर कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा है ना, आर साइन थीटा कोस फाई। और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी समझ में आ गई होगी। अब इन कोऑर्डिनेट को लिखते क्या है, जैसे अपने पास आपको याद होगा
ये ना थोड़ा सा रफ फर्क है, पर ये काफी काम की चीज भी है, ये ध्यान रखना। ओके, जैसे वहां अपने क्या लिखते थे, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, इकाई सदिश लिखते थे ना, यहाँ इकाई सदिश क्या आ जाएंगे, आर कैप थीटा कैप और फाई कैप। ये ध्यान रखना, ये क्या है, दिशात्मक वेक्टर है, ये दिशा में इकाई सदिश है, ठीक है, ये क्या है, दिशा में इकाई सदिश है, पर ये ध्यान रखना इनको आप इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ला सकते, कांट बी टेकन, ये आगे आपके नेट में आएगा, अभी तो नहीं है, कांट बी टेकन आउटसाइड इंटीग्रल, आउटसाइड इंटीग्रल, आउटसाइड इंटीग्रल, ठीक है, ये एक्स वाई जेड रहेगा, ये अपने पास आर कैप थीटा कैप है, फाई कैप रहेगा। ओके, और तो यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू आ गई किसकी, आप देख लो, जेड की वैल्यू क्या आ गई, आर कोस थीटा, और वाई की वैल्यू क्या आ गई, आर साइन थीटा साइन फाई। ये आ गया अपने पास एक्स बराबर क्या आ गया, आर साइन थीटा कोस फाई। ठीक है, अब देखो, जो यहाँ पे अपने पास आर थीटा फाई होता है, जो आर थीटा फाई, इनकी वैल्यू कहां से कहां जाती है, आर तो सेंटर से लेके कहीं भी हो सकता है ना, अनंत तक, तो जो आर है अपने पास ये कहां होता है, ये होता है 0 से लेकर के अनंत तक, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा आता है अपने पास थीटा। थीटा देखो कैसे होता है, ये जेड है, यहाँ पे है, तो इसको आप ऐसे समझो, थीटा की वैल्यू होती है 0 से लेकर के पाई तक, समझो आप, जेड यहाँ है माइनस जेड यहाँ है, जेड के साथ कौन है ना उसका, तो आप जैसे ही आगे जाओगे जाओगे जाओगे, थीटा कहाँ है, ये इसके साथ 0 से आगे लेकर के पाई तक, थीटा का मान 0 से पाई है। या इसको आप ऐसे समझो कि हमने पूरा क्यों नहीं लिया, मतलब आप सोच सकते हो सर यहाँ से ला करके हम पूरा यहाँ तक क्यों नहीं गए 2 पाई तक, ऐसा इसलिए नहीं गए, वो हम किस में जाएंगे, फाई में जाएंगे। इसमें क्या होता है, थीटा में सिमेट्री होती है, जैसे आप कोई सेव काटते हो, सेव है उसको काटोगे, तो आप जैसे उसको इस साइड से काटते हो ना, चाकू से जैसे इस साइड से काटते हो, वो इस साइड से ऑटोमेटिकली कट जाता है। ठीक है, तो जैसे ही थीटा आप 0 से पाई कवर करोगे ना, तो ये वाले भी कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये भी कवर हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेकर के पाई तक। इसी के साथ जो फाई अपना बनता है, ये वाला सिंपल है, यहाँ पूरा घूमेगा ये, तो फाई जो है वो कितना होगा, 0 से लेकर के 2 पाई। ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट अपने पास हैं, आर थीटा फाई, आर 0 से इन्फाइनेट होगा, थीटा है वो 0 से पाई होगा, और जो फाई अपने पास क्या होगा, 0 से लेकर के 2 पाई होगा। मैंने ये ऑलमोस्ट आपको सारी चीज बता दी। ठीक है, सारे के सारे कोऑर्डिनेट भी बता दिए। ओके, अब देखो, इनसे आप क्या लिखोगे, ये तो रफ रह गया, इसको मैं रफ ही रख रहा हूं, इस पर कुछ नहीं लिख रहा। अब देखो, अपने पास एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है। ओके, तो करो, क्या आएगा अपने पास, इससे करके देखो, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र करो, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र करना, क्या बनेगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र करोगे ना, उसका रूट करोगे तो ये वाला बन जाएगा, करके देख लो, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स कितना था, एक्स था आर साइन थीटा कोस फाई स्क्र प्लस आर साइन थीटा साइन फाई, इसकी क्या आ जाएगी, स्क्र। ओके, तो स्क्र करो, आर स्क्र साइन स्क्र थीटा कोस स्क्र फाई प्लस इधर आ जाएगा आर स्क्र साइन स्क्र थीटा साइन स्क्र फाई। करो, साइन स्क्र थीटा कॉमन ले लो, आर स्क्र भी कॉमन ले लो, तो आर स्क्र साइन स्क्र थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्र फाई प्लस साइन स्क्र फाई, साइन स्क्र प्लस कोस स्क्र कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा आर स्क्र साइन स्क्र थीटा। ठीक है, ये क्या आ गया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, रूट लोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बराबर आर साइन थीटा। ठीक है, तो इसका रूट लिया, मतलब ये वाली चीज है, ये कितना आ गया अपने पास है, आर साइन थीटा आ गया, कितना आ गया, आर साइन थीटा, ये आ गया, देख लो, आर साइन थीटा आ गया। ओके, इसके बाद देखो, अब बात चले, जो मेन पॉइंट था वो तो भूल ही गए, इसीलिए एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं तो बाकी चीज भूल जाते हैं। अब अपने इसको किस में लिखना है, अपने पास आर थीटा फाइव में लिखना है। सबसे मेन क्या है, साई, तो चलो आर थीटा फाइव में होगा, स्फेरिकल में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो गिवन ही होगा, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, साई जो है वो आर थीटा फाइव के अनुसार चेंज हो रहा होगा। अपने को डेल स्क्वायर को क्या लिखना है, आर थीटा फाइव में लिखना है। ठीक है, डेल स्क्वायर को आपको किस में लिखना है, आर थीटा फाइव में लिखना है। ओके, जो डेल स्क्वायर है ना, ये क्या है अपने पास, ये है, ये डेल स्क्वायर सीधा मत लिखो, इसको लिखो आप डेल स्क्वायर साई। तो डेल स्क्वायर साई है वो क्या है, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। समझे आप, डेल स्क्वायर क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट है। तो पहले अपने को क्या चाहिए, डेल साई चाहिए, फिर उसका डाइवर्जेंस करेंगे तो ये डेल स्क्वायर साई आ जाएगा। ओके, तो डेल साई निकालो, देखो, किसी चीज का ग्रेडियंट होता है ना, वो कैसे लिखते हैं, वो अपने लिखने का तरीका होता है 1/h1 डेल साई बाय डेल, ये हो जाएगा u1, और u1 कैप 1/h
H2 डेल साई बाय डेल U2 कैप प्लस 1 बाय H3 डेल साई बाय डेल U3 कैप। अब ये चीज अपने पास दोनों में अपने कर सकते हैं। पहले करते हैं स्फेरिकल कोड उसमें, किसमें, कार्टेशियन में। कार्टेशियन में करेंगे तो देखो क्या होता है, ये H1 H2 H3 क्या होते हैं, वो होते हैं कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। H1 H2 H3 क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, ये इकाई सदिश होते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड के केस में ये जो कोफिशिएंट है वो क्या है, एक एक होते हैं, एक एक एक। और जो स्फेरिकल आएगा आर थीटा फाई, इसमें कोफिशिएंट क्या होते हैं, आर का होता है एक, थीटा का होता है आर, और फाई का होता है आर साइन थीटा। इसी तरीके से एस फाई जेड जो आता है, ये कोफिशिएंट क्या होते हैं, एक, यहाँ आता है आर, और ये फिर से होता है वन, ठीक है। इकाई सदिश कुछ नहीं करना, कैप लगानी, सीधी सीधी अपना इकाई सदिश आ जाएगा, ठीक है। तो जो डेल साई है अपना, डेल साई किस में लिख रहे हैं अपने, किस में लिख रहे हो आप, एक्स वाई जेड में जब लिखोगे तो ये क्या बनेगा, वन बाय एच वन वन, वन बाय एच टू वन, वन बाय एच थ्री वन, ठीक है। डेल साई बाय डेल यू वन, डेल साई बाय डेल यू वन क्या है, ये वाला है, यू वन यू टू यू थ्री, ओके। तो यू वन क्या है, एक्स, तो ये आएगा डेल साई बाय डेल एक्स, साथ में एक्स कैप जिसे आप लिखते हो आई कैप, एक्स कैप आई कैप एक ही बात है। इसी के साथ डेल साई बाय डेल यू टू कितना है, वाई जे कैप, प्लस डेल साई बराबर डेल जेड, ये आ जाएगा के कैप, ओके। तो ये अपने पास आ जाएगा डेल साई बाय डेल एक्स आई कैप, प्लस डेल साई बाय डेल वाई जे कैप, प्लस डेल साई बाय डेल जेड के कैप, ओके। अपने पास ये तो होता ही है ना डेल साई में, ये मैंने आपको इसलिए लिखाया है आपको ये आता है साई एक्स वाई जेड वाला, तो ठीक है, इसलिए आपको ये लिखाया है ताकि आपको पता रहे। अब आर थीटा फाई में कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो मैं आर थीटा फाई में लिख दूं, आ जाओ आर थीटा फाई में लिखो। आप ये ध्यान रखना, जब भी आप आर थीटा फाई से फाई को क्या कर दोगे, गायब कर दोगे, तो ये जो स्फेरिकल अपने पास कैसा है, स्फेरिकल है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट बन जाएगा अपने पास, पोलर कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ठीक है। गोलीय जो अपने पास सिस्टम है वो कैसा बन जाएगा, ध्रुवीय सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आएगा, ये अपने पास आ जाएगा, करो इसी सेम तरीके से, वन बाय एच वन, एच वन क्या है आर के लिए, वन बाय वन है, ठीक है ना। और डेल साई बाय क्या आ जाएगा, डेल आर, ये आर कैप, इधर क्या आएगा आर, क्योंकि एच टू क्या है आर है, और डेल साई बाय डेल थीटा, इधर थीटा कैप, और इधर वन बाय आर साइन थीटा, डेल साई बाय डेल फाई, इधर आ जाएगा फाई कैप, ओके। तो डेल साई आर थीटा फाई अपना कितना है, डेल साई बाय डेल आर कैप, वन बाय आर डेल साई बाय डेल थीटा थीटा कैप, प्लस वन बाय आर साइन थीटा डेल साई बाय डेल फाई, ये फाई कैप, ओके। ये अपने पास क्या आ गया, डेल साई आ गया। तो डेल साई आने के बाद आपको क्या लिखना पड़ता है, इसका ग्रेडियंट लिखना है, सॉरी ग्रेडियंट आपने लिख दिया ना, लिख दिया, इसको बोलते हैं ग्रेड फाई, ग्रेड फाई है। अब आगे ये क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस, तो आपने क्या निकाल लिया, ग्रेड फाई निकाल लिया, किसमें, स्फेरिकल में। ग्रेड फाई निकालने के बाद, ग्रेड फाई निकालने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको लिखना पड़ेगा क्या, ग्रेड फाई के बाद क्या लिखना है, ग्रेड फाई के बाद अपने को लिखना है डाइवर्जेंस ऑफ फाई, डाइवर्जेंस ऑफ डेल साई, ठीक है। तो लिखें, आ जाओ, सबसे पहले देखो कि डाइवर्जेंस कैसे लिखते हैं। डाइवर्जेंस जो है वो किसका लिखते हैं, किसी वेक्टर का लिखते हैं, ओके। यहाँ पे जो साई था वो अदिश था, डेल लगाने से ये जो क्वांटिटी बनी ग्रेड फाई, ये क्या है, ग्रेड फाई है, ग्रेड फाई है। ये अपने पास क्या होता है, वेक्टर होता है, कैसा होता है, वेक्टर होता है। तो वेक्टर अपने पास, इस वेक्टर का आप क्या लोगे, अब वेक्टर है, वेक्टर का क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। तो अपने वेक्टर का डाइवर्जेंस लेते हैं, तो आ जाओ, डेल डॉट, यहाँ क्या है अपने पास, रुको, अपने पास कोई भी वेक्टर है ना, उसका अपने क्या लेते हैं, डाइवर्जेंस लेते हैं। ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे ए वेक्टर क्या है, एक वेक्टर है, ओके। अब ये कैसे लेते हैं, ये लेते हैं एच वन एच टू एच थ्री, आपको सब पता ही है। तो ये किस तरीके से आता है, एच वन एच टू एच थ्री, बाहर आता है शायद, ऐसे ही होता है क्या, हाँ ऐसे ही होता है, ठीक है। वन बाय एच वन एच टू एच थ्री, डेल बाय डेल यू वन। अब ये पहले वाले का लिखोगे तो टू थ्री, और यहाँ आ जाएगा साई वन, ओके। ये जो बनने के बाद जो आएगा ना, ये कैसा आएगा, स्केलर आएगा, ओके। ऐसे देखो वेक्टर था,
ये वेक्टर की प्रॉपर्टी रखता है पर है क्या, स्केलर है। डेल जो होता है वो वेक्टर की प्रॉपर्टी रखता है पर होता स्केलर है। ठीक है, तो स्केलर बनेगा, तो ये स्केलर ही है इधर। ओके, प्लस डेल बाय डेल यू टू, एच टू है यहाँ पे तो ये 1, ये 3, इधर साई टू अपने पास, प्लस डेल बाय डेल यू थ्री, यहाँ 3 आ गया ना, तो यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ साई 1। अब एक बात आप देख लो, साई 1 साई 2 साई 3 आपने लिख तो दिए यहाँ पे, साई 1 साई 2 साई 3 है क्या, ये आपका साई 1 है, ये आपका साई 2 है, ये आपका साई 3 है। वेक्टर में 3 पार्ट होते हैं ना, एक्स साई एक्स साई वाई साई जेड, इस तरीके से 3 पार्ट है। ठीक है, तो इनका मान लिखो यहाँ पे, मान लिखोगे तो क्या आएगा, 1/h1 h2 h3, ये रहे आपके पास h1 h2 h3, गुणा करो क्या आएगा, आर स्क्र साइन थीटा। कितना आ जाएगा, आर स्क्र साइन थीटा आ जाएगा। लिखो डेल बाय यहाँ कितना है, आर के सापेक्ष h1 h2 h3, क्या बना रहा है h2 h3, साइन आर स्क्र साइन थीटा, और साई 1 है वो क्या था, ये रहा डेल साई बाय डेल आर, तो ये आ जाएगा डेल साई बाय डेल आर, प्लस इधर क्या आ जाएगा डेल बाय डेल यू टू। देखो डेल यू टू अपने पास क्या आएगा, आर के बाद क्या आता है थीटा, तो ये थीटा 1 और 3, 1 3 क्या है आर है साइन थीटा, साई टू क्या है अपने पास, इधर देख लो, ये रहा 1/r डी साई बाय डी थीटा, तो 1/r डी साई बाय डी थीटा, प्लस इधर आ जाएगा डेल बाय आर थीटा फाइव। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 और 2 में क्या है, सिर्फ आर ही है, और 1 2 में आर है, और साई 1 कितना है, साई 1 नहीं भाई साहब, साई 3, 1 2 यहाँ आ गया ना, तो ये कौन सा है 3 वाला। ओके, 3 कितना हो जाएगा, 1/r साइन थीटा डी डी साई बाय डी फाइव, तो कितना आएगा 1/r साइन थीटा डी साई बाय डी फाइव। ठीक है, ये पूरा लंबा समझा रहा हूँ आपको निकालने के लिए, लास्ट में याद क्या करना है, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ना स्फेरिकल में वो याद कर लेना, और कुछ नहीं करना, ये तो रामलीला है, समझ रहे हो आप, ठीक है समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चल ही रही है तो कोई बात नहीं है, समझा देते हैं, सिर्फ टाइम का इशू होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है समझाने को, तो पता नहीं कितना ही क्या समझा दे। देखो इसके बाद इसको कैसे लिखोगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका प्रत्येक के साथ गुणा करोगे आप, कर दूं क्या गुणा, आ जाओ प्रत्येक के साथ गुणा कर देता हूँ, इसका कर दूं प्रत्येक के साथ गुणा, आ जाओ कर देता हूँ, इसका गुणा करोगे पहले वाले के साथ, तो थीटा देखो आर के साथ डेरिवेटिव है ना, तो आर तो बाहर आने से तो साइन थीटा कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा गया, तो ये बचेगा 1/r स्क्र डेल बाय डेल आर, आर स्क्र डेल साई बाय डेल आर, प्लस इस बार क्या है थीटा है तो आर बाहर आएगा, तो आर से आर कट गया, तो बाहर आने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसमें आएगा 1/r स्क्र साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, इधर आ जाएगा साइन थीटा और डेल साई बाय डेल थीटा, प्लस देखो आर से आर गया, थीटा बार आ सकता है ना, तो ये बनेगा 1/r स्क्र साइन स्क्र थीटा और डेल 2 साई बाय डेल फाई का स्क्र, ये अपने पास क्या आ गया, डेल स्क्र साई आ गया, साई की बात कर रहा हूं तो डेल स्क्र साई आ गया है ना, किसमें आ गया, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया। ठीक है, और सही के अंदर आपको याद क्या रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, डेल स्क्वायर साई है ये अपने पास ऐसे है, आपको यही याद रखना है। मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ कि मैंने सही कैलकुलेट किया है, क्योंकि कैलकुलेटर में कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, 1/r स्क्वायर डेल बाय डेल स्क्वायर, और अपना ये सही है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है किसी तरीके की। यहां से आपने डेल स्क्वायर साई जो है इसको कैसे लिख दिया, 1/r स्क्वायर डेल बाय डेल आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर, प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा, और इधर आ जाएगा डेल बाय डेल थीटा, ये है साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, प्लस 1/r स्क्र साइन स्क्र थीटा d2/d5 स्क्र। ओके, ये आ जाएगा इधर साइन। ओके, ये अपने पास क्या डेल स्क्र है किसके अंदर, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो अब अपनी जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे हो जाएगी, देखो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन स्पेरिकल में कैसे हो जाएगी, देखो क्या थी पहले, एच स्क्वायर बाय 2m, डेल स्क्वायर साई थी ना, अब डेल स्क्वायर साई को स्पेरिकल में लिखना आता है ना अपने को, स्पेरिकल में लिखेंगे डेल साई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई जो है वो आर थीटा फाइव, प्लस यहाँ क्या है वी साई, तो वी जो आपका है वो मोस्ट ऑफ केसेस में आपको आर में मिलेगा। ठीक है ना,
इसे कहते हैं क्या? स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। तो वी आर यहाँ आ जाएगा साई, साई क्या है? आर थीटा फाइव। ओके, और इसी के साथ इधर क्या आता है? ई साई, ई का ई, साई किसमें? आर थीटा फाइव। सो साई आपका तीनों कोऑर्डिनेट में है, जबकि जो आपका वी है वो क्या है? स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल है। हिंदी में क्या लिखोगे? गोलीय सममित विभव। क्या लिखोगे? गोलीय सममित विभव है। ओके, इसका मतलब क्या होता है? जो पोटेंशियल होता है ना, वो क्या होता है? सिर्फ आर पे डिपेंड करता है मोस्ट ऑफ केसेस में, 99% केसेस में। कैसे कि अपने पास मान लो कोई गोला है, गोले की सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, ठीक है? जैसे यहाँ पॉइंट ले लिया और उसी गोले पे जाके यहाँ पॉइंट लो, ठीक है? इसके इन दोनों पॉइंट के लिए क्या है? थीटा अलग अलग है, फाई अलग अलग है, पर आर क्या है? सेम है, ठीक है? और पोटेंशियल आपको आर पे डिपेंड करेगा, तो इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे क्या रहेगा? गोल जो विभव आपका वो सेम रहेगा, ठीक है ना? देखा होगा आपने सम विभव पृष्ठ। तो इस पृष्ठ के ऊपर, पूरे के ऊपर क्या रहता है? थीटा और फाई कोऑर्डिनेट चेंज होने के बाद भी आर कोऑर्डिनेट सेम था और पोटेंशियल क्या था? सेम था। इसलिए इस पोटेंशियल को क्या कहते हैं? स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है? इस पे अलग होगा, इसे थोड़ा सा अंदर आओगे तो यहाँ पे अलग होगा, बाहर जाओगे तो यहाँ पे अलग होगा, पर पोटेंशियल सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपना आर पे कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे डेल स्क्वायर साई का मान रखेंगे, ठीक है? आपका जो साई है वो आर थीटा फाई के अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है ना? साई जो आपका है वो आर थीटा फाई के अकॉर्डिंग हो सकता है, कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं है। जो वी आपका वो स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल हो, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड करेगा, है ना? तो अपने मान रखेंगे। अब देखो, मान नहीं रखते हैं अभी, आगे चलो कैसे करते हैं, देखो। इसको करते हैं डेल स्क्वायर साई आर थीटा फाई, ये हो जाएगा v, इधर है e, इसको इधर ले आओ तो ये क्या बनेगा? e माइनस का v बन जाएगा। e इधर आएगा तो माइनस का होगा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया? e माइनस का v बन गया। ओके, क्या बना? माइनस का e माइनस का v बन गया। इससे गुणा कर दिया 2m बाय एच कट स्क्वायर का, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2m बाय एच कट स्क्वायर, माइनस वो है माइनस ये है, तो क्या हो जाएगा? प्लस, और इधर भी सही है अपने पास आर थीटा फाइव इजिकल टू क्या आ जाएगा? जीरो। अब अपने पास क्या करो? डेल स्क्वायर साई का आप क्या रख दो? मान रख दो, तो ये क्या आएगा? जो अपने मान लाए ना, ये वाला है वैसे का वैसे रखो, तो ये बनेगा अपने पास 1/r²। ठीक है, ये बनेगा अपने पास 1/r², डेल बाय डेल आर, r² डेल बाय डेल आर। ठीक है, जो अपने निकाला है ना वो रख रहे हैं एज इट इज, है ना? 1/r² साइन थीटा, r² साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाय डेल फाइव की स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा साई प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस का v, और यहाँ क्या है? साई। अब इसके ब्रैकेट में आर थीटा फाई लिखने का मतलब क्या है? जो आपका साई है ना वो क्या आर थीटा फाई के ऊपर क्या कर रहा होगा? डिपेंड रहा होगा, और ये क्या आ गया? जीरो। ये इक्वेशन लगाने के लिए, बनाने के लिए अपने क्या कर रहे हैं? इतनी देर से रामलीला कर रहे हैं। ये इक्वेशन क्या है अपने पास? सिंपल हार्मोनिक, सॉरी क्या बोलते हैं, किसमें? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या आ गई अपने पास? है सिंपल हार्मोनिक, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स के अंदर देखो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या आ गई अपने पास? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, आ चुकी है। ओके, तो इसको लिख दो अपने इक्वेशन नंबर 1, और इसके नीचे लिख दो हेयर इक्वेशन 1 इज द, हेयर इक्वेशन 1 इज द, इक्वेशन 1 इज द टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, इक्वेशन इक्वेशन इन स्फेरिकल, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये सीधी सीधी पूछेंगे, सीधी सीधी पूछेंगे, डेरिवेशन आपसे कभी नहीं पूछेंगे, डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अब थोड़ी सी बात अपने वी की करते हैं। ठीक है, जो से मैंने आपको वी के बारे में बता दिया कि वी अगर क्या हो, वी ऑफ आर सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा हो, तो इसे कहते हैं अपने स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल, स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। ओके, गोलीय सममित विभव। इसमें क्या हुआ
कि जो आपका v एक्चुअली में तो ये होना चाहिए था r थीटा फाई पे, पर ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है। ओके, थीटा फाई क्या हो रहे हैं, चेंज अगर आप करते हो, पर आपका जो v है वो क्या होगा, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आए, तो ऐसा केस क्या कहलाता है अपने पास, स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ऐसा केस कौन सा आता है, ऐसा केस अपने पास आता है एच एटम की, अगर तुम बात करो हाइड्रोजन एटम है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाया जाएगा, एस ऑर्बिटल में पाया जाएगा। एस ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, गोलीय। तो जैसा जहां गोलीय होगा, ठीक है, जहां गोलीय होगा तो वहां कौन सा केस बनेगा, गोली सममित विभव बनेगा। तो वहां जो वी होगा आपका क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड करेगा। तो वन इलेक्ट्रॉन जब भी होगा वो किस में जाएगा, एस में जाएगा। तो सारे के सारे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो एस में है, एस गोलाकार है, तो जो वहां जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो कौन सा है अपने पास, गोलीय सममित विभव है, स्पेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल है। ओके, तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख दो, फॉर एनी एच लाइक एटम, फॉर एनी एच लाइक एटम, चाहे एच की बात करो, चाहे एच प्लस की करो, चाहे एल आई टू प्लस की करो, ठीक है, किसी की बात कर लो, आपके पास जो वी आता है वो क्या आता है, माइनस का के जेड ई ई ई बाय आर, ठीक है ना। ये क्या है, आर पे डिपेंड कर रहा है, स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि जो अपने पास v है वो क्या हो, v ऑफ r हो, तो अपनी जो समीकरण है ये वाली, इसका सॉल्यूशन भी तो करेंगे, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इन दिस केस, इन दिस केस कौन सा केस, जब आपका v जो है वो क्या है, v ऑफ r थीटा फाई जो आपका बन रहा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है, तो v ऑफ क्या है, r है। ओके, तो इस केस के अंदर इसका जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो क्या बनेगा, साई r थीटा फाई, ये अपने पास बनेगा r ln, अपने पास r का अलग से वाई एल एम थीटा फाई। इसको मैं बताता हूं, देखो ये क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जब अपना पोटेंशियल है ना, जब अपना पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ किस पे कर रहा है, डिपेंड, आर पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको याद हो, तो जब अपने शुरुआत के अंदर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन थी, उसमें क्या किया था, आर और टी वाली टर्म को अलग अलग किया था, जो फंक्शन था उसको साई आर टी को साई आर इंटू फाई टी के रूप में लिखा था, है ना। कोऑर्डिनेट जो थे, दो अपने पास चर राशियां थी, आर और टी, उनको अलग अलग किया था। अलग अलग करने के बाद एक साइड में टी की टर्म थी, एक साइड में आर की टर्म थी, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, तो किसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाती है। ठीक इसी तरीके से अपने यहाँ करने वाले हैं, जब अपना साइज है वो तीन कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई पे डिपेंड कर रहा है, इसमें क्या है, जो थीटा फाई है वो ये क्या है, ये अपने पास है स्फेरिकल हार्मोनिक बोलते हैं। थीटा फाई वाला जो सिस्टम बनेगा, जो फंक्शन बनेगा वाई, इसे बोलते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स, ठीक है। तो जो अपना फंक्शन है आर थीटा फाई का, इसको दो फंक्शन, रेडियल फंक्शन, ये कैसा है, रेडियल फंक्शन है, ये कैसा है, रेडियल फंक्शन है ना, रेडियल फंक्शन जो आर पे डिपेंड करता है, और स्फेरिकल हार्मोनिक्स, ये क्या है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, या कह सकते हो दोनों से बना हुआ लिख सकते हैं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स है ये, इन दोनों से मिला हुआ लिख सकते हैं। अब साई का मान जब आप ये पुट करोगे, साई का मान जब आप ये पुट करोगे ना दोनों, और फिर इनको अलग अलग सोल्व करोगे, तो आपके पास आर में एक अलग इक्वेशन बनेगी, एल और ये जो वाई अपना थीटा फाई, इसमें एक अलग इक्वेशन बनेगी, और इनको अपने किसी कांस्टेंट इक्वल रख देंगे, जैसे अपने पहले करते आए थे, इस तरीके से अपने सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अपने पास, और इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व करें, एक बात ध्यान रखना, जो अपना आर होता है ना, वो एन एल पे डिपेंड करता है, किस पे, एन कोमा एल पे। जो वाई होता है वो एल कोमा एम पे डिपेंड करता है, ठीक है। इनके बारे में तुम पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, फिजिक्स में पढ़ चुके हो। जो एन होता है वो होता है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए। एल जो होता है ये होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या, क्या होता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। जो एम होता है अपने पास, ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है, वहां से अपने पास आती है। और ये जो वाई एल एम है, इसको भी आगे जाकर, ये किसमें है, थीटा फाई में है, इसको भी आगे जाकर के अलग अलग में लिख देंगे। मतलब हमारा काम क्या है, जो भी सिस्टम जिस कोऑर्डिनेट का है उसको तोड़ते जाओ उसके अंदर। जो वाई एल एम है इसको भी अपने दो में लिख सकते हैं, थीटा का फंक्शन में और फाई के फंक्शन में। तो जो साई अपने पास आर थीटा फाई है, इसको फाइनली अपने तोड़ के तीन में ले आएंगे। पहला है अपने पास आर एन एल, ठीक है, जो आर पे डिपेंड करता है। दूसरा है थीटा, दूसरा क्या है अपने पास है, थीटा है। ओके, ये अपने पास क्या रहेगा, थीटा का फंक्शन रहेगा। तीसरा अपने पास क्या है, फाई, ठीक है। ये फंक्शन को लिखने का तरीका है, ये किसका, फाई है, और ये किसका फंक्शन है, फाई का फंक्शन है, ठीक है। तो जो अपने पास साई आर थीटा फाई है, ये तीन से मिलकर के बना हुआ है। ओके, ये अपने को
पूछ ले सकते हैं कहीं, मतलब ऑप्शन में आपको दिया हो सकता है कि इसको जो साई है इसको तीनों में अलग अलग लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे। अब जो सारी क्वांटम संख्या जिक्र किया है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लो। तो पहली आती है अपने पास एन। कौन सी? एन। ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हिंदी में लिखना लिख लो, मुख्य क्वांटम संख्या। क्या? मुख्य क्वांटम संख्या। इसका मान क्या होता है? एन का मान होता है अपने पास 1, 2, 3, इतना हो सकता है। ठीक है, ये किसको बताती है? कोस को बताती है। किसको बताती है? कोस को या सेल को आप कह दो। ठीक है ना, ये किससे रिलेट करती है? साइज से। ठीक है, कि जो अपने पास कक्षा बनेगी इलेक्ट्रॉन की या जो एटम होगा वो कितना बड़ा होगा। अगर एन बढ़ता है अपने पास तो साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा डायरेक्टली। ओके, इसके बाद अपने पास जो दूसरा है, ये तो पहला हो गया, जो दूसरा होता है वो आता है अपने पास एल। इसे कहते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, और हिंदी में बोलो तो द्विगंशी क्वांटम संख्या। कौन सी? द्विगंशी। ठीक है ना, द्विगंशी क्वांटम संख्या। मैं इसको दोनों में लिखवाता इसलिए नहीं हूं क्योंकि अपने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते है ना। तो अपने पास जो एल है ये क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या है। इसका मान कितना होता है? जो एल अपने पास, इसका मान होता है अपने पास एन माइनस का 1 हमेशा। ठीक है, अगर एन का मान यहाँ पे कितना है? 1, 2, 3 है, तो एल का मान कितना हो जाएगा? 0, 1 और 2। कितना हो जाएगा? सॉरी, एल का मान इस तरीके से नहीं होता। एल का मान होता है अपने पास 0 से लेकर के n-1 तक। जो एल होगा वो अपने पास कितना होगा? 0 से लेकर के, और मान लो अपने पास वो संख्या एन है, मुख्य क्वांटम संख्या, तो ये चलता चलता क्या तक हो जाएगा? n-1 तक हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अपने पास एन कितना है? 2 है, तो एल का मान कितना हो जाएगा? 0 से स्टार्ट होगा और इससे एक कम, 2 से कम कितना होता है? 1, तो एल के मान कितने हो जाएंगे? 2 आ जाएंगे अपने पास, 0 और 1। ठीक है, और जो एल है ना, इसको अपने नाम एक और देते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं शायद। क्या कहते हैं? अजीमुथल क्वांटम नंबर। ये मेरे को श्योर नहीं है, मैं आपको श्योर करके बताऊंगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं शायद, मैं कंफर्म कर देता हूँ 1 मिनट, आपको फिर लिखवा भी देता हूँ इसी के अंदर ही। अजीमुथल क्वांटम नंबर, ये एल को ही बोलते हैं। ये अपने पास अजीमुथल है ना, मैंने सही बताया आपको। जो अपने पास द्विगंशी क्वांटम संख्या है ना, इसे कौन सा बोलते हैं? अपने अजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। अजीमुथल, अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पेलिंग की कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लिख दो सही है, फिजिक्स में तो कोई दिक्कत आती नहीं है। फिर भी अपने पास अजी म्यूथल, ठीक है, सही लिखा है मैंने आपको, THAL आएगी। ठीक है ना, सही कर देता हूँ इसको मैं, ये आएगी अजी म्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसके बाद अपने पास जो तीसरी आती है वो होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये धीरे धीरे हाइड्रोजन एटम की तरफ अपने जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा हो तो हिंदी में लिख दो चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सी? चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये क्या होती है? अगर अपने पास द्विगंशी क्वांटम संख्या एल है तो एम जो होगा वो क्या होगा? -L से लेकर के +L तक होगा। ठीक है ना, इसके अंदर देखो जैसे कि -L, -L+1 डैश 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 चलते आप 0 को कवर करोगे, उसी के साथ आप कहाँ पहुंच जाओगे? +L तक पहुंच जाओगे। ओके, एग्जाम्पल की बात करें, अगर एल का मान कितना है? 2 है, एम कितना हो जाएगा? -2, -1, 0, 1, 2, इतना रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास चौथी जो क्वांटम संख्या आती है वो आती है एस। क्या आती है? एस। इसे कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। क्या होती है? चक्रण क्वांटम संख्या। ये क्या होती है? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन, एस कितना होता है इलेक्ट्रॉन के लिए? +-1/2। +1/2 का अर्थ है ये वाला। ठीक है, कि ऊपर की तरफ क्या है? सॉरी, इस प्रकार, इस साइड में इसके क्या है? रोटेशन है, और दूसरे का अर्थ है इस साइड में। ठीक है, -1/2 का मतलब क्या है? अपने पास ये वामावर्त कह सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिणावर्त क्या है? अपने पास इसके रोटेशन है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, वो इसके रोटेशन है। ठीक है, तो अपने पास देखो, जो साई एल एम एन एल एम है,
साई किस पे डिपेंड करेगा, साई जो फंक्शन आएगा अपने पास आर थीटा फाई वाला, ये तो सब पे डिपेंड करेगा, है ना, क्योंकि एन पे भी डिपेंड करेगा, एल पे भी डिपेंड करेगा और एम पे डिपेंड करेगा। पर यहां जो अपने पास तीन चीजें आने वाली है, आर आर, इधर है एक फाई लिख देता हूं पहले, है ना, फाई, ये फाई पे और यहाँ पे थीटा, थीटा। तो ये किस पे डिपेंड, ये कौन सा फंक्शन होता है, ये होता है रेडियल फंक्शन। कौन सा, रेडियल फंक्शन। और ये होता है कोणीय फंक्शन। कोणीय को क्या बोलते हो, एंगुलर, तो एंगुलर फंक्शन। ओके। और ये वाला भी क्या होता है, एंगुलर फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, एंगुलर फंक्शन। एंगल पे डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले वाला रेडियल और दूसरा तीसरा कौन सा हो गया, एंगुलर फंक्शन हो गया। ओके। तो देखो जो आपका थीटा, थीटा आप लिखते हो, थीटा, जिस थीटा को आपने जो थीटा का फंक्शन लिखा है, इसकी वैल्यू क्या आती है जब आप सोल्व करते हो इन इक्वेशंस को, सोल्व कैसे करते हो वो आपके लिए इतना मैटर नहीं करता। जो थीटा आता है अपने पास उसका मान कितना आता है, वो होता है एन एल एम। एक तो अपने पास क्या आएगी, एन आएगा, ठीक है ना। एन एल एम क्या है अपने पास, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। साथ में आता है पी एल एम कोस थीटा। ये पी एल एम, ये कौन क्या है अपने पास, ये होता है अपने पास क्या, एसोसिएट लीजेंड्रे, एसोसिएट लीजेंड्रे, एसोसिएट लीजेंड्रे फंक्शन। लीजेंड्रे फंक्शन भी आप जैसे अपने हर्माइट पढ़ा था ना पहले, उसी तरीके से उसका एक भाई होता है लीजेंड्रे फंक्शन, ठीक है। ये अपने जब एमएससी वाला पार्ट कर रहे होंगे तो वहां अपने ये चीजें पढ़ रहे होंगे। ओके। और जो फाई वाला फंक्शन है, जो फाई वाला फंक्शन है वो क्या आता है, देखो फाई वाला फंक्शन अपने पास आता है 1/√2 पाई ई टू पावर आयोटा एम फाई। फाई क्या है अपने पास, अपने पास आपको पता है क्या है अपने पास, अजीमुथल एंगल है। फाई क्या है अपने पास, अजीमुथल एंगल, ठीक है। जो 2 पाई तक था ना वो वाला एंगल है। एम क्या है अपने पास, चुंबकीय कॉन्फिगरेशन क्या हो गई, ठीक है। बाकी आपको एनएलएम का सारी चीजों का पता ही है। अब देखो जिसको मैंने, आप पीछे देखो वाई एल एम लिखा था मैंने, है ना, वाई एल एम लिखा था, ये देखो। और इसको मैंने बोला था स्पेरिकल हार्मोनिक्स। इसका मान कितना आता है वो देख लो, वाई एल एम। कहीं कहीं आपको है ना ये फंक्शन दे देंगे, वाई एल एम याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको फंक्शन दे देंगे और इससे कैलकुलेट करवाएंगे चीजें, वो मैं थोड़ा सा आपको सिखा देता हूँ कैसे करवाते हैं वो। तो वाई जो एल एम अपने पास है, वाई थीटा पाई, ये अपने पास क्या है, स्पेरिकल हार्मोनिक्स। ये क्या है अपने पास, स्पेरिकल हार्मोनिक, हार्मोनिक फंक्शन, स्पेरिकल हार्मोनिक फंक्शन। ये आप इसमें लिख दो गोलीय, गोलीय हार्मोनिक फलन, हार्मोनिक फलन। ये मैं क्या कह रहा हूं, जो गोलीय हार्मोनिक फलन किस पे डिपेंड करेगा, एल एम पे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो देखो, उस फॉर्मूले आप आपको एल और एम ही दिखेंगे, कहीं भी एन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है -1 की पावर m, -1 की पावर m बटा √2 पाई, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2l+1, और इधर आ जाएगा l माइनस का m का मैग्नीट्यूड फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2l प्लस m का मॉडुलस। ये मॉडुलस का अर्थ क्या होता है, इसमें चाहे नेगेटिव वैल्यू आए चाहे पॉजिटिव वैल्यू आए, इसका मान क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ब्रैकेट बंद, इसकी पावर 1/2 पी एल की पावर। ये फॉर्मूले आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे जिसकी नीड पड़ती जाएगी आपको वो चीजें अपने अपने आप याद हो जाएगी। ओके। ई की पावर आयोटा एम फाइव, ये अपने पास क्या है, वाई एल एम का मान है। अब इसमें देखो इक्वेशन कैसे आता है कि जैसे आपको ये फंक्शन दे दिया और इसमें आपको पूछ लिया y12 का मान क्या है, y12 नहीं हो सकता, y21 हो सकता है, तो y21 का मान क्या है, ठीक है। तो यहां मान लो आपको पूछ लिया इन्होंने कि y00 का मान निकालो। y00 का मान मतलब क्या है, m का मान कितना है 0, l का मान कितना है 0, और l क्या होता है 0 से लेकर के n-1 तक, 0 से लेकर कहाँ होता है n-1 तक होता है। ओके। तो अपने पास n भी कितना हो गया 0 हो गया। तो अपने को किसका मान निकालो, y00 का मान निकालो, निकाल के देखो अपने पास कितना आता है, -1 की पावर m का मान 0, नीचे √2 पाई, l का मान 0 लिखो तो ये कितना बचेगा 1, और यहाँ क्या है l भी 0 m भी 0, 0 माइनस 0 मतलब 0, 0 का फैक्टोरियल, और नीचे 2, और ये 0 प्लस 0 0, और 0 का फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1 बटा, सॉरी 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1, तो ये आ जाएगा p, इधर 0 इधर 0, ये cos थीटा, इसका मान होता है 1 e टू पावर, ये आ गया 0। तो ये अपने पास कितना बनेगा
ये अपने पास बन गया 1/0 है तो 1 बन गया, किसी भी संख्या की पावर 0 तो वो 1 बनता है, √2 पाई। यहाँ कुछ बचा नहीं, ये बच गया √2, √2 इसके साथ जाएगा तो ये बच गया √2 यहाँ पे, बाकी सबका मान 1। ओके, ये बन गया 1/√4 पाई। तो y00 का मान कितना आ गया, 1/√4 पाई आ गया। आपको ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन देके y00 का मान निकलवा सकते हैं। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं ये आपको एक बार देख लेना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। अब छोटी सी बात यहाँ पे और देख लो, अपने जो एल का मान आता है, जैसे एल का मान 0 1 2 3 4 चल रहा था ना, तो ये अपने पास ऑर्बिटल नंबर होते हैं। 0 का मतलब होता है एस ऑर्बिटल, ये पी, ये डी, ये एफ, ये जी, ये एच, इस तरीके से आगे चलते रहते हैं। ठीक है, ये एस ऑर्बिटल है, पी डी एफ जी एच। ओके, इस तरीके से अपने पास संख्याएं चलती है। ठीक है, अब देखो अपने पास और भी निकाल सकते हैं, अपने निकालें क्या। यहाँ पे एन का मान कितना था, 0 था। एन का मान मान लो कितना हो जाए, 1 हो जाए। एन का मान 1 होगा तो एल का मान कितना हो सकता है, 0। एन का मान कितना हो सकता है, अगर एल का मान 1 है तो एल का मान क्या होता है, 0 से लेकर के n-1 तक होता है। तो एल का मान कितना होगा, 0 ही हो सकता है। और एम का मान कितना होगा, 0 होगा। तो ये 0 0 का तो आपने निकाल लिया ना। अब दूसरी चॉइस अपने पास क्या बचती है, एन का मान क्या हो जाए, 2 हो जाए, क्योंकि y00 निकालोगे वो तो सेम ही आएगा। एन का मान 2 हो जाए तो एल का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। इसका मान 0 0 0 और 1 होगा, है ना, 0 और 1 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एम कितना आएगा, -l से +l, 0 ही है। इसमें -l से +l तो -1 0 और +1। ओके, तो यहां जो अपना y बनेगा वो कौन सा बनेगा, 0 0 बनेगा, जिसका मान आपने निकाल दिया है। यहां बनेगा y, इसका 1 लोगे और इसका आप चाहो तो -1 ले लो, आप चाहो तो 0 ले लो, और आप चाहो तो 1 ले लो। तो इसका इसका और इसका मान क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा, वो अपने निकाल रहे हैं। ठीक है, बाकी के तुम निकाल लोगे, मैं एक दो के आपको निकाल करके बता देता हूं। पहले मैं निकाल रहा हूं किसका, 10 का। 1,0 का मान कैसे निकालोगे, देखो इसमें पावर 1 हो जाएगी, पावर 1 नहीं, एम का मान, एल का मान 1 हुआ है ना, इसका 0 ही रहेगा, √2 पाई। इधर क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है, 2l+1, एल का मान 1, 2l+1 कितना हो गया 3, और नीचे कितना है 2, l-m, l+m, l-m 1, l+m 1, तो 1/1 है ना, और दोनों के फैक्टोरियल है, तो एक का फैक्टोरियल 1, एक का फैक्टोरियल 1, तो ये बचा 3/2, इसकी पावर 1/2। इधर PLM, एल का मान 1, एम का मान 0, इधर कोस थीटा। ठीक है, और e⁻m का मान फिर से 0 और इधर 5। ये कितना आएगा, ये आ गया अपने पास, ये तो 1 बन गया, ये आ गया √3, और ये अंदर जाएगा तो 2 दूने 4 पाई। ओके, और इसका मान कितना होता है, वो न तो मेरे को याद रहेगा न आपको याद रहेगा। इसका मान होता है अपने पास x, मतलब P1 0 x कितना होता है, x होता है। ठीक है, तो यहाँ ये कितना आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ गया, YL0 आ गया। यहां से एक चीज देखो, जो थीटा होगा ना, ये कोस थीटा है, मतलब यहां पे आप कह सकते हो थीटा कितना है, 1 है, थीटा 1 है। ये किसको दर्शाता है, ये एल के नंबर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, एल के नंबर को शो करता है। तो आपको जहां कोस थीटा दिख गया या साइन थीटा दिख गया, चाहे कोस हो चाहे साइन हो, इसका मतलब क्या है, अपने पास एल का मान कितना है, यहाँ पे 0 है। और ये वाली टर्म है ही नहीं, है ना, इसकी पावर वाली टर्म है ही नहीं। इसकी पावर वाली टर्म होती, इसका मतलब एम का मान कितना होता, 1 होता। यहाँ पे पावर वाली टर्म है ही नहीं, मतलब एम का मान कितना यहाँ पे 0 है, आप ये ध्यान रखेंगे। ओके, अब 1 1 निकाल लिया, अब हमने एक और निकाल लेते हैं, 1 1 + -1 निकाल लेते हैं, दोनों ही निकाल लेते हैं एक साथ। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या बनता है, -1 की पावर एम आएगा, एम का मान +-1। ओके, और यहाँ कितना रहता है, √2 पाई, √2 पाई रहता है ना। ठीक है, √2 पाई रहता है। 2l+1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एल का मान कितना है 1, तो ये बनेगा 3, और नीचे क्या आता है 2, 2 आता है क्या, 2 है। l+m और l-m कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो जो भी हो अंदर जाके l-m है, तो ये तो प्लस ही रहेगा, तो l-m, तो ये भी 0, और नीचे वाला ऊपर वाला तो बनेगा 0 का फैक्टोरियल, और l+m 2, तो 2 का फैक्टोरियल, इसकी पावर 1/2, PLM, एल का मान 1, एम का मान +-1, और अंदर कोस थीटा, और ई की पावर आयोटा m5, m5 का मतलब m का मान +-1, तो प्लस माइनस का 5, ये मान अपने पास आ जाएगा। अब जो P1 +-1 कोस थीटा होता है, इसका मान आता है साइन थीटा, तो ये अपने पास बनेगा माइनस प्लस, ये तो माइनस प्लस ही आएगा, प्लस रहेगा तो +1 रहेगी, तो अपने पास ये बनेगा -1,
प्लस एक रहेगी तो क्या बनेगा, -1 बनेगा, और -1 रहेगी तो भी ये प्लस ही बनेगा। अरे सॉरी, +1 रहेगी तो -1 की पावर 1, -1 रहेगा, और ये -1 हो जाएगा ऊपर, तो 1/-1 की पावर 1, -1 की पावर 1, तो भी ये क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। तो यहाँ पे तो -1 ही है। इसको पूरा सोल्व करोगे, आप सोल्व इसको कर नहीं सकते, इसका मान कितना आएगा, 3/8 पाई। आपको ये वाला याद नहीं रखना है, निकाल सकते हो पेपर में, अगर ये बड़ा वाला फॉर्मूला दिया हुआ हो तो आपको न तो फॉर्मूला याद करना है, नो जो मैं वैल्यू दे रहा हूं वही नहीं याद करनी है। निकालने का तरीका क्या है वो आपने देख लिया। ये आ जाएगा इसकी पावर 1/2 साइन थीटा, ठीक है, ई की पावर प्लस माइनस का आयोटा फाइव। यहां पे जो आपका एल है ना, एल इज रिलेटेड टू थीटा। एल किससे रिलेट करता है, थीटा, और एम इज रिलेटेड टू फाइव। ये आपको यहां ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अपना जो रेडियल फंक्शन है ना, जो आर अपना सिर्फ जो एन एल पे डिपेंड करता है। देखो जो आर निकालो, आर कहां था, आर मैंने लिखा होगा कहीं ना कहीं, है ना, एन एल पे डिपेंड करता है। तो रेडियल फंक्शन कितना आता है, क्या क्या आता है, सिंपल, जब अपने पास स्फेरिकल केस है, ठीक है, उस टाइम अपने पास ये कितना कितना आता है, अपने किसका लिखेंगे, अभी हाइड्रोजन एटम के लिए लिखेंगे, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन लाइक एटम जो भी हो, जेड इनके लिए चेंज होता रहता है। तो जो आर एन एल अपने पास है, आर एन एल जो है, इनका मान कितना कितना था वो देख। ओके, तो अपने पास सम वैल्यूज ऑफ, नई हेडिंग डाल दो आप, सम वैल्यूज ऑफ आर एन एल, आर आर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, फॉर एच लाइक एटम्स, एच लाइक एटम के लिए इनकी जो वैल्यू है वो क्या क्या होती है वो आप देख लें। इनके लिए फॉर्मूला अपने पास, ये फॉर्मूला अपने पास क्या है देखो, R10, R इज इक्वल टू 2Z/A0, इसकी पावर 3/2 e⁻−ZR/A0। ये आपको याद नहीं करना, याद क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट के देख लेना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट का देख लेना, बाकी किसी का भी देखने की जरूरत नहीं है। मैं लास्ट में ये लेक्चर जब कंक्लूड हो जाएगा ना, तो बता दूंगा आपको इस लेक्चर में से आपको क्या क्या याद रखना है। ओके, तो A0 ZR-A0, इसी तरीके से R20 R बराबर आएगा Z/2A0, 2A0 की पावर 3/2, 2AR0 की पावर 3/2, और 2 माइनस का ZR/A0 ई की पावर माइनस का ZR/2A0, ठीक है। इसी तरीके से जो R21 है, R21 किस पे डिपेंड करने वाला, R पे डिपेंड करने वाला, ये कितना है, 1/√3, इधर आ जाएगा अपने पास 2A0 इसकी पावर 3/2, और इधर ZR/A0 e⁻−ZR/2A0, ठीक है। ये अपने क्या लिख दिया, जनरल फॉर्मूला लिख दिए, चाहे जेड का मान कुछ भी हो, जनरल फॉर्मूले अपने पास है, ये रहेंगे, ठीक है। अब अपने इनको कन्वर्ट करते हैं एच एटम के लिए, ठीक है, फॉर एच एटम, एच एटम के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले क्या क्या बन जाएंगे देखो, पहला क्या है, R10 R जो है ये क्या बन जाएगा अपने पास, रख दो, जेड का मान एक रख दो, तो ये बनेगा अपने पास कितना, 2 1/A0 की पावर 3/2, और e⁻⁻ का R/A0। ओके, तो R20 क्या आ जाएगी, R20 जो है, R R20 जो R है वो क्या हो जाएगा, जेड का मान एक, ये हो जाएगा 1/2A0, 2A0 3/2, 2 माइनस का R-A0 e⁻⁻ का R/2A0, 2A0, ठीक है। ये आ गया R20। इसी तरीके से R21 जो आ रहा है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3, 1/2A0 3/2 R/A0 e⁻⁻ का R/2A0। ये क्या आ गई, R21 की वैल्यू आ गई, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए आ गई। अब अपने देखो
जो साई आर थीटा फाई लिखते हैं वो तीनों का फंक्शन होता है। उसमें क्या आता है, आर भी आता है जो एन एल का फंक्शन है जो सिर्फ आर पे डिपेंड करता है, और वाई भी आता है जो एल एम का फंक्शन है और थीटा फाई है। अपने को जब पहला फंक्शन बनाना हो, सपोज दैट साई, ये साई इस पे डिपेंड करेगा एनएलएम पे, तीनों पे, तो 1 0 0 यही बनाना है ना। एन का मान 1, एल का मान 0 और एम का मान 1। अरे ये केस बनते या नहीं बनते, एन का मान क्या होगा, सबसे पहले 1 होगा, एन का मान 1 होगा, तो एल का मान क्या हो सकता है, एन 0 से लेकर के n-1, n-1 करोगे तो 0 है, तो एल का मान क्या हो सकता है, सिर्फ 0। एल का मान 0 की संगत एम का मान क्या होगा, 0। तो फंक्शन बनेगा यहाँ पे एन साई एनएलएम, वो कितना हो गया, साई 1 0 0। दूसरे की बात करो, जब एन इजिकल टू क्या है, 2 है, तो एल का मान क्या होगा, 0 से लेकर के n-1 तक, मतलब 1 तक, तो एल के मान कितने हैं, 2, 0 भी है और 1 भी है। 0 है तो एम का मान 0 और 1 है तो एम का मान -l से +l, -1, ये वाला। तो यहाँ फंक्शन क्या बनेंगे, यहाँ फंक्शन बनेंगे, इसका मान n का मान कितना है 2, तो 2 0 0 और 2 1 -1, 2 1 0 और 2 1, यहाँ पे 1। ओके, इस तरीके से अपने पास क्या आ जाएंगे, तीनों चारों फंक्शन जो भी है यहाँ पे आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, अपने इनका मान रख लें, तो साई 0 0 का मान मैं अगर रखूं, इसकी मैं अगर बात करूं तो ये क्या आएगा, R 1 0 NL, और ये वाला 0 0। इनके मान आपने सबने निकाल रखे हैं, तो इन सबके मान रख दो, आपके पास साई 1 0 0 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो अपने पास पहला जो साई 1 0 0 आता है, साई 1 0 0 आता है, उसका मान कितना है, 1/रूट पाई ए नोट क्यूब और e⁻ का r/a0, ये अपने पास आता है। आपको जो, हाँ, जो मैं सारी रामला मैंने की है ना, इसमें याद क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये एक फंक्शन याद रखना है, कमिट टू मेमोरी, कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता है वो कितना होता है, इतना होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इन सब में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये जो नीचे निकालने का तरीका है इसको याद नहीं रखना, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना। ठीक है, गिवन होगा, ये क्या होगा, गिवन होगा, सॉरी, इसको आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, गिवन होगा अपने पास, ये निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। बस ये ध्यान रखना कि जो आर जो साई होगा ना कंप्लीट, ये दोनों से मिलकर बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसको एक बार लेक्चर देख लोगे तो चीजें वैसे भी आपको याद रहेगी, नहीं भूलोगे। तो साई 1 1 0 0 क्या आ गया, ये आ गया। इसी तरीके से बाकी और लिखोगे, लिख लो, ताकि आपके पास एक कलेक्शन बन जाए, है ना। ग्राउंड स्टेट के अंदर जो हाइड्रोजन एटम होगा उसका वेव फंक्शन क्या बनेगा अपने पास है, ये बनेगा। इसी तरीके से जो बाकी साई है, जैसे साई 2 0 0 है, तो ये कितना आएगा, ये अपने पास आएगा 1/√32 पाई ए नोट क्यूब, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस का r/a0 e⁻ ओके। और इसी तरीके से साई 2 1 0 है, इसका मान आएगा 1/√32 पाई a0 क्यूब और r/a0 e⁻r/2a0 और कोस थीटा। इसी तरीके से साई अपने पास 2 1 1, साई 2 1 1 जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा -1/√64 पाई a0 क्यूब r/a0 e⁻r/2a0, इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा e⁻का अपने पास साइन थीटा e⁻. अब आप देख सकते हो जो n का मान है ना, n का मान आपको कहां से दिखेगा, n का मान आपको दिखेगा ZR/n होता है ना, n का मान आपको यहां से दिखेगा, देखो n का मान दिख रहा है, क्या दिख रहा है, l का मान थीटा से दिखेगा, थीटा नहीं है, l का मान 0, थीटा है, l का मान 1, थीटा है, l का मान 1, और आयोटा फाई है ना, उससे m का मान दिखेगा, आयोटा फाई है मतलब m कितना है, 1 है। ठीक है, आयोटा फाई है, इसमें नहीं है, है ना, आयोटा फाई इसमें है क्या, इसमें आयोटा फाई है ना, तो m का मान कितना आ गया, 1, -1 आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा फाई हो गया। ठीक है, तो जो फाई होगा आपको m का बताएगा, थीटा होगा वो आपको l का बताएगा, और जो यहाँ पे NA0 होता है, ये वाला है ना, ये वाली चीज, ये आपको किसका मान बताएगी, n का मान बताएगी। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ हो, इससे भी आप सारे माने बता सकते हो कि n का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा और l का मान क्या होगा। ये एक और देख लो लास्ट वाला, ये अपने पास 1/√64 पाई a0 क्यूब, ये आ जाएगा r/a0 e⁻ का r/2a0
2a0 और साइन थीटा ई टू पावर माइनस का आयोटा फाइव। यहाँ पे m का मान क्या हो गया, -1 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया। ओके, इसी तरीके से अपने अपने ये सारी चीज लिख दी। किसके बारे में लिख दी, अपने ये सारे के सारे सही लिख दिए। ओके, अब अपने लिख रहे हैं एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो इसी के साथ अपने एनर्जी लेवल्स ऑफ एच एटम, जो अपना हाइड्रोजन एटम है ना, इसके अंदर एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं वो भी आप देखो। जो एनर्जी होती है ना वो कैसे गिवन होती है, सिंपली तो आपको पता ही है, जो En होता है वो क्या होता है, माइनस का 13.6 n स्क्वायर होता है, ये तो होता ही होता है। इसी के साथ जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए कि कई बार एग्जाम में क्या हुआ है, काफी टाइम आपको मैं पीवाई क्यू कराऊंगा तो आप समझोगे। जो En है ना, इसको उन टर्म में पूछा है कि एम में क्या होगा, ई में क्या होगा, वो सारी चीज पूछी है। उसमें भी आप लिख लो En का मान क्या होगा, 1/n²। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, वो भी मैं बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करोगे, पर कैलकुलेट करना आता नहीं है। ठीक है, तो 13.6 मान है ना, ये मान आया कहां से, ये मान आया देखो me² e की पावर 4/2 h² से। ठीक है, यहाँ पे m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, k क्या है 1/4πε0, e क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, h क्या है 1.05 × 10⁻34 जूल सेकंड। ये सारे के सारे कांस्टेंट है, आप इनके मान रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। इनको थोड़ा सोल्व करोगे कि के का मान क्या रखोगे, 1/4πε0 रखोगे, और इसको सोल्व करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1/n² me की पावर 4/8 की स्क्वायर और h की स्क्वायर। ये किस में आएगा, जूल में आएगा। ये किस में चल रहा है, यहां तक ये किस में है, जूल में, क्योंकि सारे के सारे एसआई में रख रहे हो आप। ठीक है, सारे के सारे आप मान किस में रख रहे हो, एसआई में रख रहे हो। अब आप क्या करोगे, जूल का मान भी क्या रख दोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख दोगे, जो कि आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। तो जो एक जूल है वो कितना आ जाएगा, 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन है वोल्ट। एक जूल का मान ये रख दोगे, बाकी सारे मान रखोगे, तो आपका ये क्या आ जाएगा, 13.6 -13.6/n² ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना क्या आ जाएगा अपने पास, एनर्जी लेवल्स का मान आ जाएगा। ठीक है, या फिर एन वहां जो स्तर है, एन जो लेवल है, उसकी जो एनर्जी है वो अपने पास कितनी है, वो अपने पास माइनस का 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे जैसे आप एन का मान चेंज करते जाओगे, आपकी जो एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। जैसे कि देख लो, और n = 1, ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम कितना आता है, माइनस का 13.6, और दो दुने, सॉरी एन का मान एक है तो एक का भाग दोगे तो 13.6 आएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा देखोगे n = 2 रखोगे तो वो आएगा 3.4, दो दुने 4 का भाग दोगे तो ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तीसरे में 3 × 9 का भाग दोगे, 3 × 9 का भाग दोगे तो वो आएगा अपने पास 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे अगले का भाग दोगे तो अपने पास n = 4 का, तो ये आएगा 0.85, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये आप देखोगे, ये जो गैप हो रहा है ना, ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, विद डिक्रीज इंक्रीजिंग एन, जब एन का मान बढ़ेगा ना, ई का डेल ई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो डिफरेंस क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। ये आप चेक भी कर सकते हो, En+1, जैसे आप डेल ई निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये आप निकालोगे En+1 माइनस का En से, या तो ऐसे निकालना या ऐसे निकालना, nth का समझोगे तो En माइनस का En-1 इसका निकालोगे ना, तब आप देखोगे जैसे जैसे n का मान बढ़ता है ना, डेल ई का मान क्या होता है, कम होता है। ये आप ऐसे देख लो, इसमें रखोगे तो नीचे वैल्यू n रहेगी, नीचे वैल्यू n रखेगी, जब भी n का मान बढ़ेगा डेल ई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इससे भी आप देख सकते हो धीरे धीरे अपने पास जो क्वांटम नंबर, मेन क्वांटम नंबर है, इसको बढ़ने के साथ साथ जो एनर्जी का गैप है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ओके, अब ये मान कैसे आया, अगर आपको क्या करना हो, कैलकुलेट करना हो कि सर ये मान कैसे आया, तो वो मैं आपको थोड़ा सा रफ तरीका है उसमें बता देता हूं। ठीक है, रफ, हाउ टू गेट, जो ई अपने लिखा है ना वो आया कैसे, वो देख लो।